हमने लास्ट क्लास में सिमेट्रिकल सर्किट को समझ लिया था। उसमें जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे सारे तरह के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे सपोज़ ये दिया हुआ है, ये R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसे अनंत तक जा रहा है ये। तो हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। हमें यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले बेटा ये समझना, ये इस प्रकार अनंत तक जा रहा है ये। तो अनंत तक जाने का मतलब है, जैसे यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूँ ऐसे है ये, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कई बार हम नहीं कहते सीढ़ियाँ हैं, तो इसका इंग्लिश में से कई बार कुछ जगह लेडर प्रॉब्लम भी कहते हैं। खैर समझना। अब जैसे मैंने बोला ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये इस तरह का संयोजन है जिसमें ऐसे R1 R2 R1 R2 R1 R2 ऐसे अनंत तक जा रहा है, और A और B के मध्य मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब सोच के देखो, मैं ये बोलता हूँ कि मान लो मैं इसमें एक बढ़ा दूँ, जैसे ये है A और ये है B, तो इसका जो भी तुल्य प्रतिरोध होने वाला है, थोड़ी देर के लिए मान लो इसका तुल्य प्रतिरोध X है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे अगर मैं एक बढ़ा दूँ, क्योंकि अनंत है, तो अनंत में अगर मैं एक बढ़ाऊँगा या घटाऊँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनंत में एक बढ़ाऊँगा एक घटाऊँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये A और B बना, अभी भी तुल्य प्रतिरोध कितना रहेगा? X ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बढ़ा दूँ या घटा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज़ मैं एक घटाना चाह रहा हूँ, मान लो ये घटा दिया मैंने, ये बन गया A और B, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पे हम ऐसा देखते हैं, जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, जहाँ पे दोहराव हो रहा है, जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, जहाँ पे दोहराव हो रहा है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, हम इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे दोहराव है, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से दोहराव है, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे उस पूरे को हटा के, समझना मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे जा रहा ही है। तो ये मैंने बोला A और B है, अब इसको हटा दूं तो ये भी क्या होगा? A और B है। तो एक बार बताओ, इस A और B का तुल्य प्रतिरोध अगर यहाँ पे X है, तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? X। इसका भी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? X। कारण है क्योंकि ये जैसा मैं बोला अनंत तक जा रहा है, तो अनंत तक में एक घटा दूं या एक बढ़ा दूं, परिपथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, जहाँ से रिपीटेशन होता है, जहाँ से रिपीटेशन होता है, जहाँ से दोहराव होता है, वहाँ से उसकी जगह हटा के X मान लेते हैं। जैसा अब यहाँ पे चेक करना, इस जगह से दोहराव स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर इस जगह से दोहराव स्टार्ट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से दोहराव स्टार्ट, तो ये X मान लिया मैंने, ये R1 ये R2 और ये मेरा A और B। तो अब एक बात समझना बेटा, ये दोनों समांतर क्रम में, तो अगर ये दोनों समांतर क्रम में है तो इसका आएगा XR2 अपॉन X प्लस R2, इसके साथ श्रेणी क्रम में R1। और जैसे मैंने बोला क्योंकि ये भी था तो A और B, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध अगर X था तो यहाँ पे भी तुल्य प्रतिरोध कितना है? X। तो ये तुल्य भी मिला के कितना हो जाएगा? X। समझ में आया बेटा? सिंपल सी बात सुना, जहाँ से दोहराव स्टार्ट था, जैसे मैंने बोला इसमें एक कम कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये B है तो A B। तो अगर यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध X है, ये तुल्य प्रतिरोध X है, तो अगर इसको हटा भी दूंगा तो भी ये तुल्य प्रतिरोध X ही रहेगा। तो जहाँ से दोहराव स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्या कर दिया मैंने, X लगा दिया। अब ये तुल्य प्रतिरोध निकाला, ये दोनों समांतर क्रम में,
इसके साथ ही श्रेणी क्रम में x। अब बेटा यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सोल्व करूँ, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करूँगा तो चेक करना ये आया XR2 प्लस XR1 प्लस R1R2 इज इक्वल टू, बेटा ये एलसीएम इधर गुणा कर रहा हूँ, x² प्लस XR2। तो चेक करना XR2 यहाँ पे भी है, XR2 यहाँ पे भी है, तो मेरे पास समीकरण बनी x² माइनस XR1 प्लस माइनस R1R2 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है x, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध x माना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है x, क्योंकि यहाँ पे मैंने तुल्य प्रतिरोध x माना है। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण दिख रही है, इस द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन हम सबको आता है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, x की वैल्यू चेक करना, मैं इसको कंपेयर करूँगा, सबको पता है वैसे b² माइनस जो तुम करते हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें सबको इसके जो रूट होते हैं वो सबको निकालना आते हैं। तो क्या लिखूँगा बेटा, चेक करना, मैं वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। ये द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन जो ये मैंने लिखा है ये सबको पता है, और आई थिंक मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं बेटा। तो अब चेक करना, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे लेके बढ़ूँ तो ये तो आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू R1 प्लस ये हो गया R1²। अब बेटा चेक करना, ये प्लस हो गया 4R1R2 अपॉन 2। अब दिमाग में आ सकता है मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया। तो बेटा चेक करना, ये जो इसमें अंडर रूट में लिखा हुआ है, ये अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे केवल कितना होता, R1²। और R1² का अगर मैं अंडर रूट लूँगा, R1² का अगर मैं अंडर रूट लूँगा तो R1 आएगा बेटा। तो अगर इस R1² के अंडर रूट में अगर कुछ जुड़ रहा है तो ये जो वैल्यू आएगी ये R1² के अंडर रूट में कुछ जुड़ रहा है, तो ये जुड़ रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्या ये वैल्यू R1 से बड़ी होगी। अगर ये नहीं होता तो केवल R1 आ जाता है इसका अंडर रूट, लेकिन साथ में ये भी है, तो जो अंडर रूट है वो R1 से बड़ा आएगा, और R1 से बड़ा आएगा तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लेता हूँ तो बेटा ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आता और प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पर आंसर नेगेटिव आता और प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इस कारण यहाँ पे हमने केवल और केवल कौन सा साइन लिया है, प्लस का साइन लिया है। तो हमारे पास अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो ये हमारा आंसर होगा। ये इसको चाहो तो सीधा फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो, मेथड जो है वो तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सोल्व करते हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं ताकि चीज़ समझ में आए। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला ये मुझे ये से दिया हुआ है, सपोज ये 1 2 1 2 1 2, ये है A और B।
अब मुझे इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने को बोला गया है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये बिल्कुल हो जाएगा तो पूरे मेथड पे जाऊंगा, तो पूरा मेथड तो क्या होगा, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट है, जहाँ से दोहराव स्टार्ट है वहाँ पे x मानूंगा। और अगर केवल इस फॉर्मूले की बात करो तो चेक करना यहाँ पे R1 की वैल्यू, R1 ये रहा, तो ये तो मेरा बन गया R1 और ये मेरा बन गया R2। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 1 और R2 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें वैल्यू पुट करता, तो x इजिकल टू R1 यानी 1 प्लस अंडर R1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4R1 यानी 1, R2 यानी 2 अपॉन 2 लिख सकता हूँ बेटा। तो चेक करना, ये 4 2 ये हो गया 8, 1 ये आ गया 1 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये आ गया x बराबर, ये हो गया 9, तो 1 प्लस 9 बाय 2 यानी 10 बाय 2, और कितना आ गया x की वैल्यू 5। क्लियर है बेटा, चीज़ समझ में आई। तो इस तरह से आप इस तरह के न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे जो परिपथ सोल्व करने के जितने भी तरीके थे, जो भी मेथड थे, वो लगभग हम सारे मेथड सीख चुके हैं। अब कभी कभार बैटरी में भी बात की जाती है, तो बैटरी के लिए समझते हैं, बैटरी के लिए आगे बात कर। जैसे कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मुझे एक न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है, ये 10 ओम है, ये 5 वोल्ट और 1 ओम। जैसे अभी तक हम जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे थे बेटा, उन सभी न्यूमेरिकल में जो बैटरी हमारी होती थी वो आइडियल यानी आदर्श होती थी, और आइडियल यानी आदर्श बैटरी में हम क्या करते थे, उसका प्रतिरोध नहीं लेते थे। लेकिन अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जैसे 10 ओम का प्रतिरोध है, अभी जो इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ये जो इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ये इस बैटरी के आगे या पीछे कहीं पे भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बैटरी लगा दी और ये इसका प्रतिरोध लगा दिया, तो ये 10, ये हो गया तुम्हारे पास 1 ओम और ये हो गया 5 वोल्ट। तो अब यहाँ पे धारा निकालो तो सीधा V इजिकल टू आई आर कर दूँ बेटा, 11। क्लियर है। तो यहाँ पे V इजिकल टू आई आर, इससे इस प्रकार यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हो सकता है यहाँ पे, अब मैं बोल रहा हूँ इसमें धारा ऐसे जा रही है बेटा, तो पहला तो हो सकता है परिपथ में धारा निकाला, दूसरा हो सकता है सब यहाँ पे मुझसे बोले टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब समझना बेटा, ये बैटरी का ही पार्ट है, और क्योंकि बैटरी के धन से जैसे धारा बाहर जा रही है, तो मैंने तुम्हें क्लास में समझाया हुआ है कि अगर ये बैटरी है, ये इसका धन से धारा बाहर जा रही है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई आर। तो अगर इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालो तो 5 माइनस आई की वैल्यू 5/11 इंटू 1। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है बैटरी के दोनों जो टर्मिनल हैं, यानी ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल, बैटरी के जो दोनों टर्मिनल है यानी ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल, इनके मध्य जो विभवांतर है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। चलो आगे बढ़ते हैं। समझना बेटा, जैसे कभी कभार यहाँ पे आता है बैटरियों का संयोजन भी बैटरी का संयोजन से हमने प्रतिरोध का संयोजन पढ़ा था। जैसे हमने प्रतिरोध का संयोजन पढ़ा था, इससे बैटरी का संयोजन भी होता है बेटा। जैसे मान लो मैंने बोला बैटरियाँ ऐसे ऐसे, इस बैटरी का EMF E1 R1 आंतरिक प्रतिरोध,
E2 R2 इसका आंतरिक प्रतिरोध, E3 R3 आंतरिक प्रतिरोध। तो बेटा अब ये बैटरी का श्रेणी का मतलब है कि जैसे 3 बैटरियाँ लगी हुई हैं और ये तीनों कौन से क्रम में, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम प्रतिरोध की बात करते हैं, तो प्रतिरोध में जैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है, ऐसे बैटरी में भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। तो जैसा मैंने यहाँ पे बोला, ये जो बैटरियाँ लगी हुई हैं, जैसे एक के बाद एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, तो ये बैटरी का कौन सा संयोजन है बेटा, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो अब यहाँ पे इन तीनों को हटा के एक बैटरी ले आऊँ, ये होता है बेटा, मतलब जैसा प्रतिरोध में होता था लगभग वैसा ही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर श्रेणी क्रम संयोजन है बेटा, तो जो E इक्वलेंट होगा ये होगा तीनों बैटरियों का EMF का योग, और जो R इक्वलेंट होगा वो होगा जो तीनों बैटरियों का आंतरिक प्रतिरोध है उसका योग। हो सकता है यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा दिया हो अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे तीनों बैटरियों का धन एक तरफ जुड़ा हुआ है और ऋण दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन। तो यहाँ पे तीनों बैटरियों की ध्रुवता यानी पोलैरिटी, तीनों बैटरियों की ध्रुवता यानी पोलैरिटी एक जैसी है। तो इस कारण यहाँ पे तीनों जोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पे समझना, इसमें चेक करना ध्यान से बेटा, इसमें ये जो बीच वाली बैटरी है, ये जो बीच वाली बैटरी है, इस बीच वाली बैटरी की ध्रुवता उल्टी है। मतलब कहने का मतलब ये चेक करना बेटा, अगर ये बैटरी धारा बहाती तो इधर, ये बैटरी धारा बहाएगी तो इधर, और अगर ये बैटरी धारा बहाएगी तो इधर। तो तीनों बैटरियों की धारा एक ही दिशा में जाना चाह रही है, तो एक तरह से बोल सकता हूँ इन तीनों का जो विद्युत वाहक बल है EMF वो जोड़ दूंगा मैं। क्यों जोड़ रहा हूँ इसका रीज़न भी बता दूंगा बहुत आराम से, अभी प्रैक्टिकली बात करके बात करेंगे। और चेक करना, इसमें अगर बात करूँ तो चेक करना, ये धारा इधर भेजने चाह रहा है बेटा बैटरी E3 वाली, ये धारा इधर भेजना चाह रहा है और ये धारा इधर भेजना चाह रहा है। तो ये जो बैटरी E3 वाली बैटरी है और E1 वाली बैटरी है, इनकी ध्रुवता एक जैसी है, इनकी पोलैरिटी एक जैसी है। लेकिन ये जो E2 वाला है इसकी उल्टी है। तो अब यहाँ पे अगर मैं E इक्विवेलेंट लिखूँगा तो बेटा फ़र्क ये पड़ेगा, E1 माइनस E2 प्लस E3। यहाँ पे प्लस आ रहा है जबकि यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों की ध्रुवता पोलैरिटी सेम थी, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी यानी ध्रुवता अलग है। लेकिन यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्रतिरोध को उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ दूँ, प्रतिरोध के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जैसे ये जुड़ क्यों रहा है इसका रीज़न थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला ये इस तरह से बैटरी है, मान लो ये 15 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। तो बेटा तुम्हें सर्किट समझा चुका हूँ तो समझना, अगर यहाँ पे 0 मानता हूँ तो क्या मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 10 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहाँ का विभव 10 वोल्ट आ गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो कितना बढ़ेगा, 15 वोल्ट बढ़ेगा। तो 10 में 15 जोड़ूँ तो कितना गया, 25 वोल्ट आ गया। अगर यहाँ पे उल्टा काम करता हूँ, चेक करना, तो ये 0, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 10 बढ़ेगा, तो ये तो 10 घटेगा, तो ये तो -10 हो गया। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 15 बढ़ेगा, तो 5 हो गया बेटा। तो ये इस तरह से यहाँ पे हम जो काम करते हैं बेटा पोलैरिटी के लिए। तो ये ध्यान रखना, अगर एक के बाद इस तरह से बैटरी जुड़ी हो, एक के बाद एक इस तरह से बैटरी जुड़ी हुई हो, तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर सबकी ध्रुवता सेम है तो यहाँ पे परिणामी EMF ये और परिणामी आंतरिक प्रतिरोध ये होता है। अगर किसी एक बैटरी की पोलैरिटी यानी ध्रुवता उल्टी है तो उसे माइनस लेना पड़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो
कभी कभार कुछ न्यूमेरिकल में इनका भी यूज़ हो जाता है। जैसे एक छोटी सी बात हो समझते हैं इसमें, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें जितनी भी बैटरियाँ दी गई हैं सब एक समान बैटरी हैं। एक समान बैटरी का मतलब सारी की सारी बैटरियाँ एक जैसी हैं बेटा। जैसे मान लो हर बैटरी का EMF E, आंतरिक प्रतिरोध R ऐसे है। और कुल कितनी बैटरियाँ बेटा? हर बैटरी का EMF यानी विद्युत वाहक बल तो E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। ऐसी कुल N बैटरियाँ हैं। अब ऐसे अगर कुल N बैटरियाँ हैं तो समझना मेरी बात को जैसा भी समझाया तुम्हें, E इक्वलेंट तो होगा NE और R इक्वलेंट ये होगा NR। तो यहाँ पे इन सभी बैटरियों को हटा के इनकी जगह एक बैटरी लगा दूँ, NE और NR। अब यहाँ पे ये हमारे लिए कब फ़ायदेमंद है इसकी बात समझना बेटा। जैसे ये मान लो मैंने तुमसे बोला ये है NE, ये है NR और ये है R। अब इसमें अगर धारा I बह रही है तो चेक करना I का मान होगा NE अपॉन NR प्लस R। अगर मैं इसको यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू E अपॉन ये हो गया बेटा R प्लस R बाय N। अब चेक करना बेटा पहला केस, अगर मैं बोलता हूँ R का मान यानी ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि NR ग्रेटर देन कितना हो गया R। तो बेटा अब यहाँ पे धारा का मान I बराबर E अपॉन R आएगा। इसका मतलब मैं सिंपल बात ये कह दूँ, अगर यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का मान, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान हमने जो बाह्य प्रतिरोध लगाया है उससे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अब एक बैटरी लगाऊं या N बैटरी लगाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे चेक करना क्या कहना चाह रहा हूँ, ये E और ये R। तो चेक करना यहाँ पे धारा का मान होगा E अपॉन R प्लस R। और अगर ये कंडीशन आ गई यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे धारा का मान कितना होगा E अपॉन R। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन ले रहा हूँ, N बैटरियाँ लगाई हैं और ये चीज़ है यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है, तो चाहे मैं एक बैटरी लगाऊँ चाहे मैं N बैटरी लगाऊँ परिपथ में धारा का मान यही आ रहा है। तो इसका मतलब अभी इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं यहाँ पे इस परिपथ में एक बैटरी लगा दूँ चाहे N बैटरी लगा दूँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर यहाँ पे बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि अब उल्टा कर दूँ R बाय N ग्रेटर देन R, या कहने का मतलब R ग्रेटर देन NR, या R यानी अब जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो बेटा चेक करना अब ये चीज़ ख़त्म हो गई और ये ख़त्म हो गई तो धारा का मान चेक करना। अगर एक अकेला होता तो धारा क्या होती, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो धारा का मान कितना होता। तो अब ये फ़ायदे वाली बात होगी। अगर यहाँ पे ये कंडीशन है, अगर यहाँ पे ये कंडीशन है तो एक बैटरी होती तो धारा होती E अपॉन R, और अगर N बैटरी हैं तो धारा NE अपॉन R, या यहाँ पे क्या धारा N गुना बढ़ गई बेटा,
यहाँ पे धारा n गुना बढ़ गई। तो ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद जब है, ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद जब है जब यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध, ये जो लिखा हुआ है बेटा, तब ये श्रेणीक्रम हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज श्रेणीक्रम हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं देगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। अगर समांतर क्रम की बात करूं तो जैसे बैटरियां, यह है बेटा समांतर क्रम, E1 R1, E2 R2, E3 R3। तो अगर यहाँ पे इसके लिए अब इक्वलेंट निकालें तो बेटा इक्वलेंट आएगा, E इक्वलेंट आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और 1 अपॉन R इक्वलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर बैटरियाँ समांतर क्रम में हैं तो ये E इक्वलेंट के लिए हम ये वाला फार्मूला, यानी इसका तुल्य विद्युत भागबल के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ऐसा हो सकता है यहाँ पे भी, जैसे सपोज करो E1 E2 E3। अब चेक करो जो ऊपर वाला फिगर है, उस ऊपर वाले फिगर में जो तीनों बैटरी हैं उनकी ध्रुवता, उनकी पोलैरिटी एक जैसी है, जबकि जो नीचे वाला फिगर है उसमें जो बीच वाली बैटरी E2 उसकी ध्रुवता बदल दी गई है। चाहो तो यहाँ पे चेक करना, इसमें धारा आई इधर, इसमें धारा आई इधर, इससे धारा आई इधर, इससे धारा आई इधर, इससे धारा आई इधर और इससे धारा आई इधर। तो यहाँ पे यहाँ फ़र्क आ जाएगा बेटा। यानी अब इस केस में E इक्वलेंट कितना लिखूँगा, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जब हम यूज़ करेंगे, जब इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हमें कि कहीं पे पोलैरिटी यानी ध्रुवता बदल तो नहीं रही बेटा। चलो अब जैसे हो सकता है अभी जैसे समझाया था ऐसे ही बहुत सारी बैटरियाँ हों, ऐसे सारी बैटरियाँ एक जैसी बेटा, E R E R E R E R E R M, यानी कुल बैटरी कितनी है M। तो अब चेक करने का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, E इक्वलेंट E R E R E R ऐसे M और ये भी 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R ऐसे M। थोड़ा चेक करना, सोल्व करोगे तो ऊपर से E कॉमन ले लो, 1 अपॉन R और 1 अपॉन R ऐसे M बाहर जाएगा और नीचे भी 1 अपॉन R 1 अपॉन R ऐसे M बार। तो ये तो गया। तो अगर सारी बैटरियाँ एक समान है यानी सभी बैटरियों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है तो यहाँ पे E इक्वलेंट तो आ जाएगा E के बराबर।
और जो आर इक्वलेंट है चेक कर लेना बेटा, ये आएगा R/m। क्या होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसे m बार गया तो ये कितना बचा m/r इज इक्वल टू 1/r इक्वलेंट। तो ये R इक्वलेंट आ गया। तो अगर सारी बेटें एक समान हैं, यानी सभी बेटें एक जैसी हैं, सबका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध सेम है, तो E इक्वलेंट तो ER के बराबर आ जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल के बराबर, और जो आंतरिक प्रतिरोध है कुल वो आ जाएगा R/m। ठीक बेटा यहाँ तक।